रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मोस्कवा युद्धपोत पर हमला वो रेड लाइन है जिसे पार करके यूक्रेन ने अपनी आफत अब बुला ली है। एक दृष्टि डालिए पुतिन के सिकंदर पर। हम आपको बताएं यहां पीछे कि देखिए मोस्कवा, जी हां, मोस्कवा रूस के महत्वपूर्ण युद्धपोतों में से एक है। इसकी लंबाई 600 फीट है, वजन 12,500 टन और ये 1979 में सेना में शामिल हुआ। रूसी सेना में 500 सैनिक इस पर हमेशा तैनात रहते हैं। इस पर S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात है और इस युद्धपोत पर गन वेपन सिस्टम यानी कि एंटी शिप मिसाइल, लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हेलीकॉप्टर और रडार लगे हुए हैं। इसका ध्वस्त होना या इसे नुकसान पहुंचाना रूस को एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, जिसका बदला लेने की कोशिश पुतिन की ओर से होगी ही होगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन रूस की तरफ से यह बयान आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मोस्कवा सुरक्षित है। मिलीमीटर की तोप, 152 मिलीमीटर के तोप के शैल, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल, T-72 टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान। अमेरिका और नाटो से हथियार मांगने का जेलेंस्की का अंदाज काफी चर्चा में है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात से परेशान हैं कि यूक्रेन को अगर ये सारे हथियार मिल गए तो फिर ये युद्ध की आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। ये रहा उसका सबूत। दावा है कि हमला यूक्रेन ने किया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर हमला किया। इसी तरह का आरोप पिछले दिनों बेलगोरोद शहर को लेकर रूस ने लगाया था। यूक्रेन और रूस की सरहद से महज ही कुछ दूर ये रूस का बेलगोरोद शहर है। कुछ दिनों पहले ही रूस ने इल्जाम लगाया था कि यूक्रेन ने उसके तेल डिपो पर हमला किया। इस हमले ने पुतिन को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने फैसला किया कि युद्ध जीतने तक वो हमले जारी रखेंगे। जहां तक ऑपरेशन की बात है तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है क्या इसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन ये युद्ध की तीव्रता पर निर्भर करेगा। दुर्भाग्य से इसमें कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान होगा और हमारा काम है अपने लक्ष्य पर कम से कम नुकसान से पहुंचना। 50 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन के युद्ध की आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये आग और ज्यादा भड़क रही है और अब इसके बाद यूक्रेन को उम्मीद है कि उसे और ज्यादा अटैक करने के लिए हथियार मिलेंगे। वो T-72 टैंक की मांग कर रहा है, वो S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड की मांग कर रहा है, वो लड़ाकू विमान मांग रहा है। और अगर उसे इस तरह के विमान मिलते हैं तो वो रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और रूस और बड़े हथियारों से बड़ा वार करेगा। इसीलिए ये आग आने वाले दिनों और हफ्तों में और ज्यादा भड़कने का अंदेशा है। अब सोचिए अगर हथियारों की मांग करने वाला जेलेंस्की का ये इश्तिहार नाटो और अमेरिका को पसंद आ गया और यूक्रेन तक ये हथियार पहुंच गए तो फिर रूस के ऐसे ढेरों युद्धपोत जलते नजर आएंगे। शायद इसीलिए जेलेंस्की ने अपनी डिमांड लिस्ट में एक से बढ़कर एक विध्वंसकारी हथियारों की मांग कर डाली है। We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Multiple launch rocket systems. Grad, Smersh, Tornado or M142 HIMARS. Armored vehicles, APC, infantry, fighting vehicles, others, tanks, T-72 or similar tanks from the USA or Germany, air defense systems, S-300, Buk or Western equivalents, military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. पुतिन जंग शुरू होने से पहले ही बता चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने उसकी धरती पर हमला किया तो फिर उसकी खैर नहीं। इसके बावजूद यूक्रेन रूस को गहरे जख्म देने में लगा हुआ है।
इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, जो खुलकर पुतिन को युद्ध अपराधी बता रहा है। Yes, I call this genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of invading Ukraine. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible thing that the Russians have done. बाइडेन रूस पर जुबानी हमला ही नहीं बोल रहे, बल्कि उनकी सरकार ने यूक्रेन के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 6,090 करोड़ रुपए की ताजा मदद देने का ऐलान किया है। The president announced and authorized another presidential drawdown of security assistance valued at up to an additional $800 million, tailored to meet urgent Ukrainian needs for today's fight as Russian forces shift the focus of their ruthless aggression now to east. रूस से सैन्य ठिकानों और हथियारों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने जिन हथियारों को यूक्रेन के हवाले किया है, अब उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। 18 155 mm होवित्जर तोप, 40,000 तोप के गोले, 10 तोप विरोधी रडार, 2 हवाई रक्षा रडार, 300 मानव रहित हवाई विमान, 500 जेवलिन मिसाइल, 200 बख्तरबंद गाड़ी, 100 बख्तरबंद गाड़ी, 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, मानव रहित समुद्र रक्षा वाहन, रासायनिक जैविक परमाणु हमले से रक्षा के उपकरण, 30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट, 2,000 दूरबीन लेजर, C4 बारूदी विध्वंसक उपकरण। अमेरिका यूक्रेन को न केवल ये हथियार देगा, बल्कि उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी देगा। Training for Ukrainians. We haven't. We're still working through what those options are going to look like, what that training is going to look like, how many U.S. troops are going to be involved in it, where is it going to be, how long. It's going to depend. We're still working our way through that, but we believe that we can put together appropriate training for some of these systems very, very quickly. यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन रूस के लिए जंग को और मुश्किल कर देगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई 50 दिन हो चुके हैं, लड़ाई अभी भी चल रही है। मेरा मानना है कि ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है। यूक्रेन तो एक युद्ध क्षेत्र है, यूक्रेन को तो बीच में घसीटा जा रहा है। लड़ाई पश्चिमी देशों की, जिसमें अमेरिका, यूके और फ्रांस ज्यादा अग्रसर हैं, और ये रशिया को कमजोर करने के लिए है लंबे अरसे के लिए। युद्ध के 50वें दिन में ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अगर यूक्रेन अपने मिसाइल ऐसे ही दागता रहा तो रूस ने कहा है वो कीव पर हमला करेगा, और अगर उन्होंने अपने खतरनाक मिसाइल छोड़ दिए तो तबाही का मंजर होगा। और ऐसे ही अगर युद्ध खिंचता चला गया तो तीसरे विश्व युद्ध भी हो सकता है। इस आशंका की सबसे बड़ी वजह रूस के 2 पड़ोसी हैं, जो यूक्रेन की तरह जल्द से जल्द नाटो में शामिल होना चाहते हैं, जिससे रूस बौखलाया हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ने गुरुवार को नाटो को चेतावनी दी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हुए तो फिर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक दिन पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा था कि फिनलैंड अगले कुछ हफ्तों में नाटो में शामिल होने का फैसला करेगा। ऐसी इच्छा स्वीडन ने भी जताई थी, जो अभी तक तटस्थ रहे थे। रूस का कहना है कि अगर उसके आसपास नाटो की घेराबंदी मजबूत हुई तो फिर वो बाल्टिक सागर में अपनी सेना की चुनौती बढ़ाएगा। यानी अगले 50 दिन यूरोप और दुनिया की शांति के लिए काफी अहम साबित होने जा रहे हैं।